मेरा श्रोताओं और दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं केसी श्रीवास्तव एक स्वतंत्र इतिहासकार हूँ। वैसे तो मेरा कोई बैकग्राउंड इतिहास का नहीं था। शुरू से मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन इतिहास कहीं मन के एक कोने में छुप करके बैठा था, जो बार बार मुझको कुरेद रहा था कि अरे इतिहास के बारे में भी जानो, इतिहास के बारे में भी समझो। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को नहीं समझ सकते या नहीं जानते तो फिर बाकी सब कुछ जान करके करेंगे ही क्या। इसलिए इतिहास का जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन परिस्थितियों में, या यूँ कहिए कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हो गया, मैं उसके लिए कोई दलील तो नहीं दे सकता हूँ कि हो गया, लेकिन ये जो वेदना था इतिहास का, ये कभी कम नहीं हुआ। ये चलता रहा और अंत में इसकी विजय हुई। और इस अवस्था में आकर के अपने इतिहास को, या यूँ कहिए अपने देश को हमने समझना शुरू किया। अभी तक तो हम केवल भारत के रूप में इसको देखते थे और कभी कभी सोचते थे कि लोग कहते हैं कि बड़ा गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी समझ में आया कि ये गौरवशाली इतिहास रहा क्यों है। फिर जब इसको देखना और समझना मैंने शुरू किया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे सामने आया, जो अब सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। उसमें जब मैंने लोथल के बारे में पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि क्या 4000 साल पहले वह हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पूर्वजों की जानकारी में थी, जो बाद में स्वेज नहर में काम आई और बड़ा हल्ला इसका हुआ कि अरे हाइड्रोलिक सिस्टम से काम हो रहा है, ज्वार आ रहा है तो जहाज आ रही है, फिर ज्वार आ रहा है तो जहाज आ रही है, या भाटा आ रहा था। वो सिस्टम 4000 साल पहले हमारे वहाँ था। जहाज उसी माध्यम से हमारे बंदरगाहों पर आता था। लोथल बहुत बड़ा बंदरगाह था। तमाम दुनिया भर के वेयर हाउसेज वहाँ बने हुए थे, तो बड़े बड़े जहाज आते थे, उनके माल को वहाँ रखा जाता था और लेन देन होता था। हम अपना भेजते थे, वो अपना ले आते थे। पूरी दुनिया के उस समय के देशों में हमारे माल जाते थे और वहाँ से आते थे, क्योंकि वहाँ मुद्राएं हमारी मिली हैं। मिस्र में हमारी मुद्राएं मिली हैं, बेबीलोनिया में हमारी मुद्राएं मिली हैं, सीरिया में हमारी मुद्राएं मिली हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उस वक्त सीरिया भी हिंदू राज्य था, वहाँ का राजा था वर्मन। ये और गहराई में जाने की बात है। अभी मैं जिस मुख्य विषय पर आना चाहता हूँ वो ये है कि जिस धरोहर के कारण हम आज सर उठा करके ये कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता या प्राचीन सभ्यताओं में विश्व सिरमौर था हमारा भारत, वो आज भारत अपनी धरोहरों के प्रति कितना सजग है, ये जानना जरूरी है। मैं पूर्वांचल से संबंधित रहा हूँ और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं इस पूर्वांचल की उस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया, जहाँ जिस मिट्टी से चंद्रगुप्त निकल करके जिसने इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल दी। भारत में साम्राज्य की स्थापना जिस महापुरुष ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो इस पूर्वांचल का ही था, जिसे हम बहुत से लोग, मैं तो जानता हूँ कि 95% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उसका संबंध गोरखपुर से था। मैं थोड़ा सा बता दूँ, गोरखपुर में एक जगह है धौलिया, वहाँ एक राजधानी नाम का गांव है। इसी वन में पिप्पल वन, यहाँ पीपल का बहुत घना जंगल था, जिसमें वह कबीलाई सरदार रहता था, जिसके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य घूमता हुआ इधर से निकला। अचानक उसने देखा इस चंद्रगुप्त मौर्य को
और उसकी पारखी नज़र ने परख लिया कि ये भावी सम्राट है। आगे चल कर के वही चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत के इतिहास को अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचाया और जिसने संपूर्ण भारत को करीब करीब एक सूत्र में बांधा, वो गोरखपुर का है, इस पूर्वांचल का है। पूर्वांचल की एक जगह और है, मैं कुछ कहने से पहले उस फोटोग्राफ को आपके समक्ष दिखाना चाहता हूँ। ये गोरखपुर से 30 किलोमीटर साउथ दक्षिण में एक स्थान है, कौड़ी नाम। वहाँ ये सभ्यता आज से 3000 साल पनपी थी। उस स्थान का नाम है सोहगौरा। यहाँ खुदाई हुई तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं, कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी सुरक्षित हैं। ये 3000 साल पुराना, ये स्थान 3000 साल पुराने इतिहास को अपने हृदय में समेटे हुए आज भी हमारी तरफ देख रहा है कि हमको यहाँ से निकालो, हमको निकाल करके बताओ कि हम कौन हैं। हमारी पहचान खत्म हो रही है और हम या तो आंख बंद करके सोए पड़े हैं या हम मान करके चल रहे हैं अरे कोई ना कोई तो आएगा ही। वही बात है कि जल चढ़ाने के लिए सब लोग दूध लेके चले तो आदमी ने सोचा कि अरे अगला तो दूध चढ़ाएगा ही, हम जल ही चढ़ा दें। पता चला कि दूध की जगह सब लोग जल ही चढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, और अगर ये धरोहर नहीं रहे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे क्या? अगर वो आपसे पूछेगी कि बड़े गर्व से आप कहते हो कि भारत बड़ा महान था, ऐसी क्या महानता थी उसमें? ऐसा क्या था जो वो महान था? कहाँ है वो स्थान? कहाँ है वो इतिहास का पन्ना जिसको लेकर के आप फड़फड़ा रहे थे और कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है ये? हम क्या जवाब देंगे उनको? क्या आँख हमको नीची करनी पड़ेगी या चुप रह जाना पड़ेगा उस सवाल पर? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो? क्यों इस तरह की बातें पैदा हों? यही नहीं, कोपिया, जहाँ बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र उतार करके अपने सारथी को दिया और एक कौपीन पहन के सत्य की खोज में निकल पड़े, वह स्थान 90% बुद्धिस्ट नहीं जानते हैं। मैंने एक जगह सवाल किया, लखनऊ में बौद्ध स्थान है, तो वहाँ मैं गया मिलने के लिए। एक भिक्षु थे ज्ञान प्रकाश, बातचीत होने लगी। मैंने कहा कि बुद्ध का ननिहाल जानते हैं कहाँ था? देवदा बुद्ध का ननिहाल था। हमने कहा, उनकी बातों से लगा कि पहली बार वो मेरे मुंह से इस बात को सुन रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, जिस बुद्ध के नाम पर लाखों करोड़ों मिलता है, संस्थाएं उस पर जिंदा हैं, उनको बुद्ध के ननिहाल के बारे में पता नहीं है। तब आज की पीढ़ी को अगर नहीं पता है तो फिर आज के बाद की जो पीढ़ी आएगी वो तो वैसे ही भूल जाएगी। और यही कारण है कि बुद्ध अपने जन्म स्थान से उखड़ गया और पूरे देश में फैल गया, अरे पूरे विश्व में फैल गया, लेकिन अपने स्थान से उखड़ गया क्योंकि हम अपने उदासीन थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण हम बाहरी आक्रांताओं से जूझते रहे, सोचते रहे। सोचिए तो हम क्या जीवन भर सोचते ही रह जाएंगे? क्या हम अपने धरोहरों के प्रति कुछ भी सजग नहीं हो पाएंगे? क्या हम ये सोचेंगे कि सरकार नहीं कर रही है? क्या हम सोचेंगे कि बड़ी संस्थाएं नहीं कर रही हैं? अरे हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, हमारा भी तो कुछ धर्म हो, हमारा भी तो है कि सरकार का है। अगर केवल सरकार का है तब तो समझ में आता है, लेकिन हम भी तो गर्व करते हैं। और सरकार के साधन सीमित हैं, ये बनी हुई संस्थाओं के भी साधन सीमित हैं। हमें खुद जागरूक होना होगा, हमें खुद आगे बढ़ना होगा और हमें अपने इन धरोहरों के प्रति सजग होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। हम सोते हैं तो 1000 साल तक सोते हैं,
लेकिन जब जगते हैं तो 100 साल लड़ करके अपनी स्वतंत्रता को उस साम्राज्य से छीन लेते हैं जिसके यहाँ सूरज नहीं डूबता था। लेकिन इस जगने में जगाने वाला कोई होना चाहिए, हम में वो ताकत भरने वाला कोई होना चाहिए। अगर मंगल पांडे ने ये ताकत न भरी होती, अगर लक्ष्मीबाई ने ये ताकत न भरी होती, तो शायद हम सोते ही रहते। विदेशियों ने ठीक कहा, अंग्रेजों ने ठीक कहा कि हम तो आए थे व्यापार करने के लिए, आए थे मसाले का व्यापार करने के लिए, लेकिन जब राजनीतिक की स्थिति हमने देखी, जब पुर्तगालियों को देखा, जब डचेस को देखा, तो हमको लगा कि जब ये आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते। और हमने धीरे धीरे आकर के इस पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। और हम लोग सोचते रहे, अरे अगला चलेगा ना। तो ये सोच, ये विचार हमको आज भी कहाँ ले जाएंगे, न आप जानते हैं और न मैं जानता हूँ। लेकिन एहसास कर सकता हूँ कि अगर यही सोच रही, अगर यही विचार रहा और ये धरोहर आने वाले दिनों में इतिहास के भूगोल में चले जाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे हम। तो कहा है एक शेर कि हमें जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप मुस्कुराइएगा। किसे देखकर हम मुस्कुरा करके ये कहेंगे कि वो भारतीय सभ्यता का गौरव, सरस्वती घाटी की सभ्यता, ये है राखी गढ़ी, ये है लोथल। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, संस्कृत हमारी अपनी देवभाषा है, बड़ा गर्व करते हैं, बड़ी साइंटिफिक भाषा है, वहीं की बुझी है। लेकिन मेरे अपने इस प्रयास में एक मुकाम ऐसा आया कि जब मुझे ये लगा कि संस्कृत शायद चीन की भाषा है। क्यों? मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर पोखरियाल, उन्होंने कहा कि जितनी मैन्यूस्क्रिप्ट हिंदुस्तान में नहीं होगी, उससे ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट 3000 संस्कृत की मैन्यूस्क्रिप्ट चीन में सुरक्षित है। क्या कहेंगे हम इसको, किस तरह से देखेंगे हम इसको। सब कुछ सरकार पर छोड़ देना ही ठीक नहीं है, सब कुछ दूसरे पर छोड़ देना ही ठीक नहीं है। मैं पिछले 4 साल से इस मुहिम में लगा हूं कि हमारी अपनी धरोहरें सुरक्षित रहें। कपिलवस्तु, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कपिलवस्तु पहले इस झगड़े में था कि नेपाल में है, लेकिन जब खुदाई करके डॉक्टर के एम मेहता ने आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य निकाला, कपिलवस्तु लिखा हुआ, तब ये साबित हुआ कि अरे ये तो हमारे देश में है। लेकिन हम आज भी उसके प्रति उदासीन हैं। रास्ते बन गए, स्तूप का थोड़ा सा देखभाल हो गया और हम फिर अपने काम में लग गए। इसी बात को लेकर के जिस देश में वो नहीं है, वह देश विदेशों से पर्यटन के नाम पर, उसके रख रखाव के नाम पर करोड़ों रुपये देगा। शुरू में कपिलवस्तु में 2-3 साल बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला, उनको इतिहासकारों को बुलाया जाता था, बौद्धिक स्तर के लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे समय के गर्त में खो गया, और ऐसा खो गया कि अब ढूंढे भी नहीं मिलता है, बस नाम है। हमने देखा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिखरा सा पड़ा हुआ है। आज भी हम महावीर के जन्म स्थान को वो कर नहीं पाए हैं, खोज नहीं, माने उसको क्या कहते हैं, निश्चित नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि बस हैं, महावीर हैं तो हैं। इनका पूरे देश में जैनियों का एक धर्म जाल है, धर्म के प्रति उनका रुझान है। लेकिन उन्होंने भी कुरीदने की कोशिश नहीं की कि पता चल जाए कि ये उनका जन्म स्थान है। हम अपने इतिहास के प्रति कितने सचेत हैं, यह इसको साबित करता है।
मेरा एक छोटा सा प्रयास निरंतर इस पर चल रहा है। मैं आने वाले दिनों में लौरा देवा का भी नाम लूँगा। ये पूर्वांचल में ही खलीलाबाद के पास है। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर IB सिंह, जियोलॉजिस्ट। एक बार उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लौरा देवा का अगर सही तरीके से एक्सकवेशन किया जाए तो 20,000 साल का इतिहास वहाँ छिपा हुआ है। 20,000 साल का इतिहास वहाँ छिपा हुआ है। लेकिन बस छिपा हुआ है। मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ। मैंने SI में भी इस बात का प्रयास किया, मैंने और भी जगह प्रयास किया, लिखता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, लेकिन बस कहीं से जवाब आ जाता है कि अच्छा ऐसा है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर DP बोरा, अरुणाचल प्रदेश के पास, बुद्ध के नाम पर बहुत बड़ी संस्था चलती है वहाँ। डॉक्टर दोरजी उसके हेड हैं, बहुत बड़ी संस्था है वो। उनको भी मैंने लिखा और प्रोजेक्ट के रूप में भेजा और ये लिखा कि आप एक कमेटी अपनी तरफ से बना लीजिए और पहले उसका सर्वे कीजिए। उसमें जैसा भी आप कहेंगे मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूँ। लेकिन आज तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब भी फ़ोन करता हूँ मैं, हाँ देख रहे हैं, ज़रूरत क्या है उनको देखने की? जिस नाम से उनको लाखों रुपया मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके जन्म स्थान से उनको क्या लेना देना है? उसके ननिहाल से उनको क्या लेना देना है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, उबल रही हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय सीमा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन चलते चलाते एक मैं आह्वान करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी लोगों से जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, कि आइए, जागिए, अपनी पुरानी ताकत में आइए और जागिए। आइए हम इन धरोहरों को संजोएं, इन्हें रक्षित करें, ताकि फिर हम उसी गौरव के साथ, उसी स्वाभिमान के साथ अपने सर को उठा करके लुप्त हुए उन दुनिया के उन प्राचीन सभ्यताओं के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि ये मेरी सभ्यता है, ये मेरा धरोहर है, ये आज भी जिंदा है और आने वाले भविष्य में भी जिंदा रहेगी। हम उसके सजग प्रहरी हैं। आपकी सभ्यता खत्म हो गई, आप जानिए, लेकिन हम आज भी अपनी परंपराओं में जिंदा हैं। हम कल भी जिंदा रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को इस बात को बताने के लिए भी गर्व महसूस करेंगे कि ये देखो सोहगरा, ये देखो सरस्वती शिवलाई सभ्यता, ये देखो बुद्ध का ननिहाल है और रहेगा। फिर से एक बार अपने सारे सुनने वाले श्रोताओं को और दर्शकों को और इतिहासकारों को और विद्वानों को आह्वान करता हूँ कि आइए इसमें जुड़ें और इसको जुड़ करके एक नया आयाम दें। मेरा नाम फिर से बताता हूँ, केसी श्रीवास्तव है। मैं अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर दोनों भेजूँगा उस पर, ताकि हमसे आप संपर्क कर सकें और जिस तरह का भी सहयोग हमसे चाहें हम करने के लिए तैयार हैं। और हमको इसमें बड़ी खुशी भी महसूस होगी। और जो ये मेरे मन में चोर की तरह बैठा हुआ इतिहास है, वो जो बार बार मुझको कुरेदता है, मैं उसको भी समझा सकूं कि लो, तुम्हारे इस कुरेदने से इतने लोग जग गए, अब इन बुझती हुई धरोहरों की आँखों को एक ज्योति मिलेगी और अब ये धरोहर भी एक जीवंत व्यक्ति की तरह
खुशी से भर जाएंगे कि उनके प्रति लोगों की जागरूकता, लोगों में जागरूकता आ चुकी है। धन्यवाद।